नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम गहराई से जान रहे हैं वंशागति के आणविक आधार को, मतलब वो कोड, वो निर्देश जो जीवन को चलाते हैं, ये कैसे स्टोर होते हैं और कैसे काम करते हैं। हमारी जानकारी का आधार है जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5, वंशागति के आणविक आधार। तो आज की हमारी खोज का मकसद क्या है? हम डीएनए और आरएनए जैसे अद्भुत अणुओं की दुनिया को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे जेनेटिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और सेल के अंदर फ्लो होती है। साथ ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी जो मॉडर्न तकनीकें हैं, उनके पीछे के विज्ञान पर भी रोशनी डालेंगे। कोशिश रहेगी कि मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आए और कुछ सोचने को मिले। और इस सफर की शुरुआत एक हैरान करने वाले तथ्यों से करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए अणु एक कोशिका के नन्हे से केंद्रक में कैसे समा जाता है, जिसका आकार 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से जितना है? हाँ, ये वाकई कमाल की पैकेजिंग है ना? चलिए इसी पैकेजिंग और इसके पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्रोत बताता है कि डीएनए मेनली सेल के न्यूक्लियस में होता है और यही ज्यादातर जीवों में जेनेटिक जानकारी का भंडार है। बिल्कुल। आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में मिलता है और कई भूमिकाएं निभाता है। कुछ वायरसेस में तो ये जेनेटिक मटेरियल भी है, पर ज्यादातर ये डीएनए के मैसेज को प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी तक ले जाने वाले, मतलब एक मैसेंजर या अडेप्टर की तरह काम करता है। सही, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो इनकी बनावट कैसी है? ये दिखते कैसे हैं आणविक स्तर पर? हाँ, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड नाम की छोटी इकाइयों की लंबी लड़ियां हैं, जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड। हाँ, हर न्यूक्लियोटाइड में 3 हिस्से होते हैं। एक नाइट्रोजनी बेस, एक 5 कार्बन वाली शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज और एक फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा। और ये 20 4 तरह के होते हैं। एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमीन टी। ये टी सिर्फ डीएनए में होता है। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। ओह, तो ये टी और यू का फर्क है डीएनए और आरएनए में? हाँ, बेसिस में ये मुख्य फर्क है। और दूसरा बड़ा फर्क है शुगर में। आरएनए की राइबोज शुगर में दूसरे कार्बन पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम होता है, मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए डीऑक्सी। अच्छा, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम। बिल्कुल। और ये छोटा सा अंतर आरएनए को डीएनए से कम स्टेबल लेकिन ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, जो इसके अलग अलग कामों के लिए जरूरी भी है। और ये न्यूक्लियोटाइड एक लड़ी में कैसे जुड़ते हैं? एक चेन कैसे बनती है? ये जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अगले न्यूक्लियोटाइड की शुगर के तीसरे कार्बन से जुड़ता है और वो शुगर अपने 5वें कार्बन पर फॉस्फेट से जुड़ी होती है। ओके। तो इस तरह एक लंबी चेन बन जाती है, जिसका एक सिरा 5 प्राइम कहलाता है और दूसरा 3 प्राइम। शुगर और फॉस्फेट मिलकर इस चेन की बैकबोन बनाते हैं और नाइट्रोजनी बेस इससे साइड में जुड़े रहते हैं। डीएनए की ये डबल हेलिक्स वाली संरचना जो आज इतनी कॉमन लगती है, इसकी खोज तो एक बड़ी कहानी रही होगी। हाँ, बिल्कुल। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इसे न्यूक्लियन कहा, पर स्ट्रक्चर समझना मुश्किल था। फिर मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन के एक्सरे स्टडीज। हाँ, उनका एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा बहुत महत्वपूर्ण था। और इरविन चारगफ के नियम भी थे कि A=T और G=C होता है। इन सब को जोड़कर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने वो फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ये तो साइंस में एक मील का पत्थर था। हाँ, ये मॉडल वाकई क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने डीएनए के काम करने के तरीके को, मतलब इंफॉर्मेशन स्टोरेज और कॉपी करने की क्षमता को समझाया। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटी होती हैं एक हेलिक्स में। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बाहर की तरफ और जो बेसिस है वो अंदर की तरफ। दूसरी, ये दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक की दिशा 5 से 3 है तो दूसरी उल्टी 3 से 5 है। अच्छा, विपरीत। हाँ, और तीसरी और सबसे अहम बात है बेस पेयरिंग। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है
3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अच्छा, AT में 2, GC में 3 बॉन्ड। बिल्कुल, इसे कॉम्प्लीमेंटैरिटी या पूरकता कहते हैं। यही डीएनए की सबसे बड़ी खासियत है। इसी वजह से डीएनए अपनी सटीक कॉपी बना पाता है और जेनेटिक जानकारी को स्टेबल रख पाता है। अगर एक चेन का सीक्वेंस पता हो तो दूसरे का आप बता सकते हो। हाँ, क्योंकि वो पूरक है। सही। और ये हेलिक्स आमतौर पर राइट हैंडेड होता है और इसके हर घुमाव में करीब 10 बेस पेयर होते हैं। और इसी संरचना से निकला सेंट्रल डॉगमा का आइडिया, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने ही दिया था। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। ये क्या कहता है? इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसे ट्रांसलेशन या स्थानांतरण कहते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। बिल्कुल। यानी डीएनए में जो जानकारी कोड के रूप में बंद है, वो पहले आरएनए में कॉपी होती है और फिर उस आरएनए के कोड का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनता है, जो असल में सेल के ज्यादातर काम करते हैं। अच्छा, हालांकि कुछ वायरस में ये उल्टा भी होता है ना, आरएनए से डीएनए। हाँ, रेट्रोवायरस जैसे कुछ वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जहां आरएनए से डीएनए बनता है। लेकिन नॉर्मल बायोलॉजिकल सिस्टम में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का फ्लो ही सेंट्रल है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। इतना लंबा, करीब 2.2 मीटर डीएनए उस नन्ही सी जगह न्यूक्लियस में पैक कैसे होता है? स्रोत बताता है कि इसमें हिस्टोन नाम के प्रोटीन मदद करते हैं। ये कैसे करते हैं? हिस्टोन खास तरह के बेसिक प्रोटीन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से। तो ये विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के एक ग्रुप, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, क्योंकि उसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, उसके चारों ओर कसकर लिपट जाता है। अच्छा, जैसे धागा रील पे लिपटता है। हाँ, कुछ वैसा ही। डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर की इस यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आप सोच सकती हैं जैसे एक धागे पर मोती पिरोए हों। यहाँ डीएनए धागा है और न्यूक्लियोसोम मोती। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा। बिल्कुल। ये मोतियों की माला फिर और ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर बनाती है और सेल डिवीजन के टाइम और भी ज्यादा पैक होकर क्रोमोसोम बन जाती है। अच्छा, इसमें कुछ और प्रोटीन भी मदद करते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या इस पैकिंग का कोई असर जीन के काम करने पे भी पड़ता है? मतलब क्या कुछ जीन बंद हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्रोमेटिन जहां ढीला ढाला पैक होता है, उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। यहां डीएनए तक मशीनरी आसानी से पहुंच सकती है, तो इस एरिया के जीन एक्टिव होते हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। दूसरी तरफ जहां क्रोमेटिन बहुत टाइटली पैक होता है, उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यहां डीएनए तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो इस एरिया के जीन आमतौर पर इनएक्टिव रहते हैं, बंद रहते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ठीक है। अब डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है? सेल डिवीजन से पहले ये जरूरी है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। हाँ, रेप्लिकेशन। वॉटसन और क्रिक के मॉडल ने ही इसका तरीका सुझा दिया था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मतलब आधा संरक्षित। हाँ, इसका मतलब है कि जब डीएनए डबल हेलिक्स खुलता है तो दोनों पुरानी चेन्स टेम्पलेट की तरह काम करती हैं और उन पर नई कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स बनती हैं। इस तरह बनने वाले हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक चेन पुरानी पेरेंटल होती है और एक बिल्कुल नई। अच्छा। इसे 1958 में मेसेल्सन और स्टाल ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट से साबित भी किया था, जिसमें उन्होंने हेवी नाइट्रोजन 15N आइसोटोप का इस्तेमाल करके डीएनए की पीढ़ियों को ट्रैक किया था। और ये काम करता कौन है? कोई खास एंजाइम? हाँ, इसके लिए मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम टेम्पलेट डीएनए को पढ़ता है और कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल के हिसाब से, मतलब ए के सामने टी, जी के सामने सी जोड़कर नई डीएनए चेन बनाता है। और ये अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक होता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में ये करीब 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड जोड़ सकता है और गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड, कमाल है। हाँ, और एनर्जी के लिए ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNTPs का इस्तेमाल करता है, जो जुड़ने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करते हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या इसमें कोई पेच है, कोई कॉम्प्लिकेशन? एक छोटा सा पेच है। डीएनए पॉलीमरेज नई चेन सिर्फ एक ही दिशा में बना सकता है, 5' से 3' दिशा में। ओके। तो जब डीएनए हेलिक्स खुलता है, इसे रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं। तो एक टेम्पलेट चेन जो 3 से 5 वाली होती है, उस पर तो नई चेन लगातार बन जाती है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन जो दूसरी टेम्पलेट चेन है
5 to 3 वाली, उस पर सिंथेसिस उल्टी दिशा में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। हाँ, और बाद में डीएनए लाइगेज नाम का एक और एंजाइम आकर इन टुकड़ों को जोड़ देता है। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों टेम्पलेट चेन्स सही से कॉपी हो जाएं। समझ गए। तो डीएनए से डीएनए बन गया। अब डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के किसी एक जीन वाले हिस्से की जानकारी को आरएनए मॉलिक्यूल में कॉपी किया जाता है। रेप्लिकेशन की तरह इसमें पूरे डीएनए की कॉपी नहीं बनती, सिर्फ एक खास जीन या कुछ जीन्स की बनती है। अच्छा, सिर्फ जरूरी हिस्से की। हाँ, और इसमें डीएनए की दोनों चेन्स में से सिर्फ एक ही टेम्पलेट का काम करती है, 3' से 5' वाली। दूसरी चेन 5' से 3' वाली को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस लगभग इसी जैसा होता है, बस टी की जगह यू होता है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम है? इसके लिए मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम डीएनए पर एक खास जगह प्रमोटर पर जुड़ता है, फिर जीन वाले हिस्से स्ट्रक्चरल जीन को पढ़कर आरएनए बनाता है और टर्मिनेटर सीक्वेंस पर पहुंचकर रुक जाता है और आरएनए रिलीज हो जाता है। और ये जो आरएनए बनता है, ये कितने तरह का होता है? आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के आरएनए बनते हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जो प्रोटीन बनाने का कोड लेकर राइबोसोम तक जाता है। ओके, मैसेज ले जाने वाला। हाँ, फिर ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, जो अमीनो एसिड्स को पकड़कर राइबोसोम तक लाता है, और एमआरएनए पर कोडोन को पहचानता है। ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड्स को। बिल्कुल। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर का हिस्सा है और प्रोटीन सिंथेसिस में कैटलिस्ट का काम भी करता है। क्या सभी जीवों में ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एक जैसा होता है? यूकैरियोट्स में, जैसे हम लोगों में, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एक साथ साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं। अच्छा, एक साथ? हाँ, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यहाँ जो पहला आरएनए बनता है, जिसे एचएनआरएनए कहते हैं, वो सीधे इस्तेमाल नहीं होता। उसमें कुछ फालतू हिस्से होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं, उनको काटकर निकालना पड़ता है। इंट्रॉन्स? हाँ, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और जो काम के हिस्से हैं, एक्सॉन्स, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग यानी काटना और जोड़ना। बिल्कुल। इसके अलावा आरएनए के सिरों पर कुछ और मॉडिफिकेशन, कैपिंग और टेलिंग किए जाते हैं। इसके बाद ही वो मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एमआरएनए है जिसमें AUGC का एक सीक्वेंस है। ये प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कैसे तय करता है? यहाँ जेनेटिक कोड की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ 4 बेस हैं और प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तो ये सवाल था कि कोड कैसा होगा। जॉर्ज गेमो ने ये आइडिया दिया कि 3 बेस का ग्रुप, जिसे कोडॉन कहते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करता होगा, क्योंकि 4 की घात 3 यानी 4x 4x 4 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो 20 अमीनो एसिड के लिए काफी हैं। हाँ, 64 तो काफी हैं। बाद में एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ। तो इस जेनेटिक कोड की क्या खास बातें हैं? इसकी कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक, ये ट्रिपलेट है, यानी 3 बेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। 2, 64 में से 61 कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 कोडॉन स्टॉप सिग्नल हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस रोकते हैं। ओके, 61 कोडिंग, 3 स्टॉप। हाँ। तीसरा, ये स्पेसिफिक है, मतलब एक कोडॉन नॉर्मली एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। चौथा, ये डीजेनरेट है, जिसका मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। अच्छा, एक ही अमीनो एसिड के कई नाम। हाँ, एक तरह से। पांचवा, इसे एमआरएनए पर लगातार पढ़ा जाता है, बिना किसी कॉमा या गैप के। छठा, ये लगभग यूनिवर्सल है, मतलब बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक ज्यादातर जीवों में सेम कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। ये तो कमाल है, यूनिवर्सल कोड। हाँ, कुछ छोटे मोटे अपवाद हैं, पर मोटे तौर पर ये यूनिवर्सल है। और एक खास कोडॉन है, AUG, जो दोहरा काम करता है। ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत भी करता है, मतलब ये स्टार्ट कोडॉन भी है। अच्छा, AUG स्टार्ट सिग्नल भी है और मिथ्योनिन भी कोड करता है। बिल्कुल। कोड समझ आ गया।
अब इस कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाने का प्रोसेस यानी ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसमें आपने टीआरएनए का जिक्र किया था। हाँ, ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जहां एमआरएनए पर लिखे कोड को पढ़कर अमीनो एसिड्स की एक चेन पॉलीपेप्टाइड बनाई जाती है, जो बाद में फोल्ड होकर फंक्शनल प्रोटीन बनती है। ये काम राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम, वो प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ, कह सकते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से बनी मॉलिक्यूलर मशीनें हैं। टीआरएनए यहाँ एक अडेप्टर की तरह काम करता है। अडेप्टर? हाँ, मतलब जो कोड को अमीनो एसिड से जोड़ता है। टीआरएनए मॉलिक्यूल के एक सिरे पर एक खास अमीनो एसिड जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर 3 बेस का एक सीक्वेंस होता है, एंटीकोडॉन, जो एमआरएनए पर मौजूद कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके। तो टीआरएनए अपने एंटीकोडॉन से सही कोडॉन को पहचानता है और अपने साथ लाए सही अमीनो एसिड को प्रोटीन चेन में जोड़ने के लिए लाता है। ये प्रक्रिया राइबोसोम पर कैसे चलती है, स्टेप बाय स्टेप? तो राइबोसोम एमआरएनए पर जुड़ता है और खिसकता जाता है, एक एक कोडॉन पढ़ता जाता है। हाँ। सही एमिनो एसिड वाला टीआरएनए आकर राइबोसोम की साइट पर जुड़ता है। फिर उस टीआरएनए पर लगे एमिनो एसिड और पहले से बनी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये काम राइबोसोम में मौजूद आरएनए ही करता है, जिसे राइबोजाइम एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है? हाँ, फिर राइबोसोम एक कोडॉन आगे खिसक जाता है, पुराना खाली टीआरएनए निकल जाता है और नई जगह पर अगला कोडॉन एंटीकोडॉन मैच होता है। ये प्रोसेस, जिसे इलोंगेशन कहते हैं, चलता रहता है। कब तक? जब तक कोई स्टॉप कोडॉन यूएए, यूएजी या यूजीए नहीं आ जाता। स्टॉप कोडॉन आने पर कोई एमिनो एसिड वाला टीआरएनए नहीं जुड़ता, बल्कि एक रिलीज फैक्टर जुड़ता है और पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से अलग हो जाती है। ट्रांसलेशन पूरा हो जाता है। ये कैसे कंट्रोल करती हैं कि कौन सा जीन कब ऑन हो और कब ऑफ? इसकी क्या जरूरत है? इसे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कहते हैं और ये बहुत जरूरी है। सोचिए, हर सेल को हर प्रोटीन की हर समय जरूरत नहीं होती। हाँ, ये तो है। तो सेल्स को अपनी जरूरत के हिसाब से जीन्स को ऑन या ऑफ करना पड़ता है। प्रोकैरियोट्स में इसका एक क्लासिक उदाहरण है ई कोलाई बैक्टीरिया में लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन? हाँ, ये जीन्स का एक ग्रुप है जो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाते हैं। ये जीन तभी ऑन होते हैं जब आसपास लैक्टोज मौजूद हो। अच्छा, जरूरत पड़ने पर ही? बिल्कुल। लैक्टोज यहाँ एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। वो एक रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। नॉर्मली ये रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है, जीन्स को ऑफ रखता है। पर लैक्टोज के आने पर रिप्रेसर हट जाता है और जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। तो लैक्टोज एक स्विच की तरह काम करता है? हाँ, एक तरह से। जब लैक्टोज खत्म हो जाता है, रिप्रेसर फिर से एक्टिव होकर जीन्स को बंद कर देता है। ये जरूरत के हिसाब से जीन को ऑन ऑफ करने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कई लेवल पर होता है। ये तो हुई एक जीन या कुछ जीन्स की बात, लेकिन पूरे जीनोम को समझने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP का जिक्र आता है। ये क्या था? HGP एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जो 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। इसका मेन टारगेट था ह्यूमन डीएनए में मौजूद सभी लगभग 3 अरब बेस पेयर्स के पूरे सीक्वेंस का पता लगाना और सभी ह्यूमन जीन्स की पहचान करना। 3 अरब? बहुत बड़ा काम था ये तो। हाँ, बहुत बड़ा। इसके अलावा इस जानकारी को डेटाबेस में स्टोर करना, एनालिसिस के लिए टूल्स डेवलप करना और इससे जुड़े एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज ELSI पर भी विचार करना इसके लक्ष्यों में शामिल था। और इसके क्या नतीजे निकले? क्या कुछ चौंकाने वाला पता चला? हाँ, कई महत्वपूर्ण और कुछ सरप्राइजिंग बातें सामने आई। पहली, ह्यूमन जीनोम में करीब 3.16 बिलियन बेस पेयर हैं। दूसरी, प्रोटीन बनाने वाले जीन्स की संख्या अंदाजे से काफी कम निकली। पहले लाखों का अंदाजा था, पर यह नंबर सिर्फ 20,000 से 25,000 के आसपास ही पाया गया। सिर्फ 20-25 हजार? मुझे लगा था कहीं ज्यादा होंगे। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। ये इस आइडिया को चैलेंज करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी सीधे जीन्स के नंबर पर डिपेंड करती है। तीसरी बात, किन्हीं भी 2 इंसानों का डीएनए 99.9% से भी ज्यादा सेम होता है। जो फर्क है वो सिर्फ 0.1% हिस्से में है। 99.9%? हाँ। चौथी,
जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 98% प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। इसमें रिपीट होने वाले सीक्वेंसेस बहुत हैं। पहले इसे जंक डीएनए कहा जाता था, पर अब पता चल रहा है कि इसके कई रेगुलेटरी फंक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, वो जंक असल में जंक नहीं है? हाँ, शायद नहीं। और पांचवी बात, आधे से ज्यादा खोजे गए जीन्स के फंक्शन अभी भी पता नहीं है। एचजीपी ने बायोलॉजी और मेडिसिन रिसर्च के लिए एक तरह से नींव रखी है, जिससे बीमारियों को समझने और नए इलाज ढूंढने में बहुत मदद मिल रही है। आपने बताया कि हम सब 99.9% एक जैसे हैं, लेकिन 0.1% फर्क है। क्या इसी फर्क का इस्तेमाल करके लोगों की पहचान की जा सकती है? यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक आती है। बिल्कुल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे एलेक जेफरीज ने डेवलप किया, इसी 0.1% वेरिएशन का फायदा उठाती है। हमारे डीएनए में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां एक छोटा सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। इन्हें रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। एक खास तरह का रिपीटेटिव डीएनए है VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। हर इंसान में इन रिपीट्स का नंबर यानी VNTR की लंबाई अलग अलग होती है। ये बहुत वेरिएबल होती है अलग अलग लोगों में। अच्छा, मतलब किसी में 10 बार रिपीट होगा, किसी में 20 बार? हाँ, बिल्कुल। और यही वेरिएशन, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। ये तकनीक काम कैसे करती है मोटे तौर पे? बेसिक प्रिंसिपल यह है कि व्यक्ति का डीएनए सैंपल लिया जाता है, जैसे ब्लड या बाल से। फिर उसे खास एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक जगहों पर काटते हैं। इससे अलग अलग लंबाई के डीएनए फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ओके। इन फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से उनकी लंबाई के हिसाब से अलग किया जाता है। छोटे फ्रैगमेंट्स तेजी से मूव करते हैं, बड़े धीरे। फिर इन अलग हुए फ्रैगमेंट्स में से VNTR वाले फ्रैगमेंट्स की पहचान खास लेबल्ड प्रोब्स का इस्तेमाल करके की जाती है। इससे एक खास बैंडिंग पैटर्न मिलता है, एक्सरे फिल्म पर या डिजिटल इमेज पर। ये पैटर्न हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। यूनिक मतलब बिल्कुल फिंगरप्रिंट जैसा? हाँ, बिल्कुल, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़कर। और इसके उपयोग क्या हैं? कहाँ काम आती है ये तकनीक? इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं फॉरेंसिक साइंस में, जैसे क्राइम सीन से मिले सैंपल को सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करने में। हाँ, फिल्मों में देखा है। हाँ, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स यानी पितृत्व संबंधी विवादों को सुलझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी स्टडीज में भी ये तकनीक काम आती है। तो आज हमने वंशागति के आणविक आधार की एक लंबी पर मुझे लगता है काफी दिलचस्प यात्रा तय की। डीएनए, आरएनए की बनावट से लेकर सेंट्रल डॉगमा के जरिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तक। हाँ, और फिर जेनेटिक कोड की भाषा और जीन रेगुलेशन की बारीकियां। बिल्कुल। और फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसी बड़ी पहलें और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इन सब का सार यही है कि जीवन के इस मॉलिक्यूलर लेवल को समझना मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिसिन के लिए कितना फंडामेंटल है। निश्चित रूप से। हमने देखा कि डीएनए अपनी स्टेबिलिटी के कारण इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए कितना बेहतरीन है, जबकि आरएनए अपनी केमिकल रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के कारण कितने अलग अलग तरह के काम कर सकता है। सही कहा। और एचजीपी ने जो नींव रखी, उस पर आज जीनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे फील्ड्स फल फूल रहे हैं, जो हमें ह्यूमन हेल्थ और बीमारियों के बारे में लगातार नई नई जानकारियां दे रहे हैं। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोत में भी बताया गया, एचजीपी से पता चला कि हमारे आधे से ज्यादा जीन्स के काम हम नहीं जानते और हमारे जीनोम का सिर्फ 2% हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है। तो हमारे डीएनए का वो विशाल 98% हिस्सा, जिसे कभी कबाड़ या जंक समझा जाता था, आखिर क्या करता है? उसमें कौन से अनजाने रहस्य छुपे हैं? क्या वो उन जीन्स को कंट्रोल करता है जिन्हें हम जानते हैं, या फिर हमारे जीवन के उन पहलुओं को चलाता है जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये खोज का एक बहुत बड़ा मैदान है जो भविष्य में कई और आहा मोमेंट्स लाने वाला है। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।